हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें आपको मिक्स्ड एमसीक्यूज मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिक्स्ड एमसीक्यूज होंगे ये। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जिन्होंने भी अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और जो अभी स्क्रीन पे आपको रेफरल कोड दिख रहा है शिक्षा 10, इसको एज इट इज़ आपको यूज़ करना है। इस रेफरल कोड का यूज़ करने से होगा क्या कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स के लिए। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब आप इस रेफरल कोड का यूज़ करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जब आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो फिर आप पर्टिकुलर जो है उस कोर्स में ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे रेफरल कोड से लिया है तो सिर्फ आप मेरी जो वीडियोस हो या कुछ एक दो एजुकेटर की वीडियोस ही देख पाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि उस कैटेगरी के सारे एजुकेटर्स की वीडियोस जो हैं आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको लाइव इंटरेक्शन होता है आपका एजुकेटर के साथ डायरेक्ट, यानी कि अगर आपको कुछ भी पूछना है आप डायरेक्ट बिना हेजिटेशन पूछ सकते हो, ठीक है। और हर 3 दिन में डाउट क्लासेस होती हैं। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं और स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, वो तो सभी के लिए होती है मान लीजिए। तो जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बिल्कुल भी लेट मत करिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आपके होने वाले हैं। तो इसलिए लेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम अपनी आज की वीडियो। तो आज हम देखेंगे मिक्स्ड एमसीक्यूज जो कि आपके हर एक टॉपिक से उठा कर रखे गए हैं कुछ एमसीक्यूज। चलिए पहले पे आते हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, वुड्स डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और रेले आयोग। तो इन चारों में से शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है वो है आपका वुड्स डिस्पैच, ठीक है। वुड्स डिस्पैच जो था वो भारतीय शिक्षा का क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सर चार्ल्स वुड, ठीक है, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के क्या थे, अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। एक प्रेषण मतलब एक मैसेज या आप बोल सकते हैं एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसमें मातृभाषा में पढ़ाई करवाइए, लाइक जो बोली जाती है, ठीक है, जैसे कि हिंदी में पढ़ाई करवाइए। बाकी क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जुड़े होते हैं अपनी मातृभाषा से, जो मातृभाषा उनके चारों तरफ के माहौल में बोली जा रही होती है, जो उनके घर में बोली जा रही होती है, उसमें पढ़ाई करने में उनको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, बजाय उसके जो कि जिस लैंग्वेज से वो बिल्कुल अवेयर नहीं है, जो उनके लिए क्या है, विदेशी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस वजह से था क्या कि सर चार्ल्स वुड ने ये बोला कि विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि हिंदी ही चले, ठीक है, और हिंदी में ही सारी पढ़ाई करवाइए। जो उच्च विद्यालय हैं, ठीक है, जो कुछ उच्च विद्यालय हैं जो आपके मतलब थोड़े बड़े लेवल के, जैसे 6, 7, 8 इस तरीके से आप कह सकते हो, वहाँ अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही जो है बहुत ज़्यादा इंग्लिश, ये उनका वो था, उनका मानना था कि ऐसा करवाना चाहिए। क्योंकि था क्या पहले कि सारी चीज़ें ये लोग चाहते थे, जितने भी फॉरेनर्स थे वो चाहते थे पूरी तरीके से हिंदी जो है उसको क्लोज करके हम अपनी ही पढ़ाई जो है वो उसी अपनी तरीके से पढ़ाई शुरू करवाएं। तो ये भी चीज़ जो थी वो क्या थी, एक तरीके से गलत थी। भाई होता क्या है, देखिए कई लोग होते हैं जिनको अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने से वो बहुत आगे तक गए हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई करने की बात जो है वो अलग ही होती है, उनको अपनी मातृभाषा से लगाव होता है और उसमें पढ़ने से उन्हें आसानी होती है, ठीक है। कई लोग हैं जिन्हें ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश आती नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर चूज़ करते हैं कौन सी, अपनी लैंग्वेज की बुक, जिस भी लैंग्वेज से उन्होंने पढ़ाई की। जैसे मान लीजिए वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए तो वो मोस्टली हिंदी बुक्स ही पढ़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि उनको अच्छा लगता है। एक तो हिंदी के साथ हमारा एक बहुत ही ज़्यादा कैसा गहरा जुड़ाव है, ठीक है, हम छोटे से उसी लैंग्वेज को जानते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर उसी के बारे में कुछ कुछ पढ़ना चाहते हैं
तो हमें तुरंत वो चीज़ें जो है हमें समझ में आती, ना ही हमें ट्रांसलेट करना होता है कि इस चीज़ को हम समझे। पहले एक बार लाइन पढ़ें, फिर हम अपने माइंड में ट्रांसलेट। जब आपकी इंग्लिश ज़्यादा बेटर हो जाती है, थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो आपको ज़रूरी नहीं पड़ता कि अगर आप एक लाइन पढ़ रहे हो फिर उसको आप ट्रांसलेट करो, वो आपको डायरेक्ट समझ में आने लगता है। ठीक है, आप डायरेक्टली पढ़ते जा सकते हो, जैसे आप अपनी हिंदी की बुक। लेकिन शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से कहा गया कि पहले आप सिर्फ मातृभाषा में ही पढ़ाइए, उसके बाद धीरे धीरे जो है इस चीज़ की शिक्षा भी देना शुरू कीजिए। क्योंकि तब प्राइमरी बच्चे जो होते हैं प्राइमरी स्कूलों में छोटे होते हैं, तब उनका न्यू स्टार्टिंग होती है। पहले तो उनको बैठना पढ़ना थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, फिर उनको धीरे धीरे हम जो है लेवल अप करते जाते हैं। ठीक है, तो ये था कहना सर चार्ल्स वुड का, और इसी को वुड डिस्पैच कहा गया, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा गया? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव और संभाजी। जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो थे उन्हें मराठा मैकियावेली कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया कूटनीतिज्ञ थे। इनकी जो राय थी, इन्होंने जो भी राय दी उससे लोग जो जितने भी पेशवा वगैरह थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ आगे चल के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके बारे में। नाना फडणवीस के बारे में कह रहे पेशवा शासन के दौरान, जिस टाइम पेशवा शासन शुरू में तो जैसे कि शिवाजी आए थे, मैंने आपको बताया था, फिर शिवाजी के बाद उनके पुत्र। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि पेशवाई जो है, पेशवाई पूरी ताकत जो थी वो पेशवा के अंडर में चली गई। ऐसे नहीं था कि शिवाजी के टाइम पे पेशवा नहीं थे पेशवा, लेकिन तब वो इतने ताकतवर नहीं थे। तब क्योंकि जब राजा बहुत ज़्यादा तेज होगा, राजा के पास बहुत ताकतें होंगी, और राजा जो है पूरा सब कुछ मैनेज करने में, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने में जो सक्षम होगा, जैसे शिवाजी, तो उस टाइम जो है पेशवा थे, सारे काम करते थे, लेकिन उतने ताकतवर नहीं थे क्योंकि राजा की ताकत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब राजा जो है थोड़े कम अच्छे हुए, या इतना ज़्यादा उनमें जो है, देखिए राजा उन्हें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपको पता है। एक त्वरित डिसीजन लेना होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें डिसीजन लेना होता है क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पेशवा आगे चल के ऐसे हुए जो बहुत ही महान निकले। तो फिर धीरे धीरे जब इतने महान पेशवा होने लगे तो सारी ताकतें जो है पेशवाई के अंतर्गत आने लगी। ठीक है, पेशवाई के अंडर हो गई। तो इसलिए हुआ क्या कि बाद में आगे चल के पेशवा ही समझ लीजिए एक तरीके से, राजा का पद ही एक तरीके से समझ लीजिए कुछ नहीं था, खाली नाम कराया गया था, और हाथ में सारी शक्ति जो है वो पेशवा की थी। तो जब पेशवा शासन था उस टाइम नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें कहा गया था, ये यूरोपियों द्वारा कहा गया था क्या? मराठा मैकियावेली। ठीक है, मराठा मैकियावेली किसके द्वारा कहा गया था? यूरोपियों द्वारा। दरअसल में इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, देखिए अंग्रेजों से तो मराठा साम्राज्य की रक्षा की ही है, इसके अलावा मैसूर भी जो है वो भी चाहता था कि किसी तरीके मराठा साम्राज्य का क्या किया जाए, अंत किया जाए, या उस जितनी भी जगह हैं उनको हम छीन लें। तो अंग्रेजों और मैसूर इन दोनों से सुरक्षा की किसने? नाना फडणवीस ने अपने कूटनीतिक के दिमाग से। ठीक है, तो प्रसिद्ध इतालवी मतलब इटालियन कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है ये मराठा मैकियावेली जो बोला गया है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को क्या रखा? सुरक्षित रखा। ठीक है, इन्हीं की वजह से मराठा साम्राज्य बहुत टाइम तक टिका रहा आगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए कार्य करना चाहता है तो उसको कम से कम जो है, कम से कम उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कितने वर्ष तक कार्य करना, मतलब एक एक्सपीरियंस मांगते हैं, कितने साल तक का होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसमें से राइट आपका क्या हो जाएगा भाई? 10 ईयर्स, 10 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस जो है वो मांगा जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय, किसी हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश के रूप में यानी जज के रूप में कार्य
कर चुका हो, किसी हाई कोर्ट में उसे 10 साल का जज का एक्सपीरियंस हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा है, एक ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? एक ईवीएम में अधिकतम मैक्सिमम कितने वोट जो है पड़ सकते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं 3840, 2840, 5000, 6500। तो इसमें से राइट जो है वो क्या हो जाएगा? 3840 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? 3840 मत पड़ सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, लिखा हुआ है कि एक भी ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट पड़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये बूथ लिखा हुआ है, आमतौर पर एक बूथ पर मतों की संख्या जो है 1500 से अधिक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग नॉर्मली ये कह सकते हैं कि बूथ पर पड़ने वाले मतों से ईवीएम की संख्या जो है, मतलब कि ईवीएम की क्षमता वो अधिक है। ठीक है, मतलब पढ़ कितने सकते हैं? 3840, लेकिन पढ़ते कितने एक बूथ में? मैक्सिमम 1500। ठीक है, मैक्सिमम 1500। तो इसका मतलब है कि बूथ की क्षमता जो ईवीएम की क्षमता है वो अधिक है, लेकिन बूथ जो है, बूथ पर सिर्फ 1500 मत ही पड़ते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, मतलब मैक्सिमम 1500। चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया को ही नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है दरअसल में, वैसे भी आपको पता है कैंसर होता क्या है? कैंसर जो होता है वो क्या होता है? सेल्स की या कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि। कोशिकाएं जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं अनियमित रूप से, ठीक है, होता क्या है हमारे शरीर में भी कुछ कैंसर सेल्स होती हैं, फिर धीरे धीरे वो खत्म भी होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन जब अनियमित वृद्धि होने लगती है कोशिकाओं की, तो वही क्या होता है? कैंसर, घातक बीमारी जिसको हम बोलते हैं, उसका रूप ले लेती है, और फिर यही आगे चल के जो है मौत का कारण बनती है। कई तरह के कैंसर जो हैं वो पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। और अब भारत में कैंसर से होने वाली मौतों का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। स्पेशली ये किससे रिलेट करता है? वाइट ब्लड सेल से, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं ये कहाँ बनती हैं? आपके बोन मैरो में बनती हैं, अस्थि मज्जा में। आपको पता होगा कहाँ पे बनती है? बोन मैरो, जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा बोलते हैं ना। आपको पता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, सुना होगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा जो है बोन मैरो, उसमें आपकी बनती है श्वेत रक्त कणिकाएं। और ल्यूकेमिया में होता क्या है कि यही वाइट ब्लड सेल्स अनियमित रूप से बनने लगती हैं, बहुत ज्यादा बनने लगती है। इनको ल्यूकेमिया सेल्स बोला जाता है। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लगती है, जो कि फिर धीरे धीरे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो घटती जाती हैं, कि वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल्स खत्म होने लगती है, फिर इससे चल के आगे चल के क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए क्या होता है, कई बार मरीज का जो है पूरा ब्लड उसको दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बोन मैरो जो है ट्रांसप्लांट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इससे बचाव कर सकती हैं। इसके अलावा कैंसर से बचाव के तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें से आपने कई सारे सुने होंगे। एक ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी जो है उसमें आपने देखा होगा मोस्टली जिनको कीमो दी जाती है उनके बाल वगैरह सारे चले जाते हैं, वो ड्यू टू रेडिएशंस वगैरह और भी कुछ हार्मफुल रेज वगैरह होती है, जिनकी वजह से जो है उनके बाल एकदम से झड़ से जाते हैं, फिर बाद में खैर ग्रोथ हो जाती है। तो कीमोथेरेपी जो है इसमें होता क्या है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, मोस्टली जो स्पेशल रेडियो एक्टिव तत्व है जिनका पूछा जाता है कौन कौन से हैं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कि कैंसर के इलाज में यूज़ होता है। एक दो तरह के होते हैं। ठीक है, अलग अलग कैंसर में अलग अलग भी यूज़ किए जाते हैं। तो होता क्या है कि कीमोथेरेपी में यही रेडियो एक्टिव पदार्थों के ज़रिए भी होता है। इसके अलावा दवाइयाँ भी चलती हैं कीमोथेरेपी में, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, रेडिएशन से भी ख़त्म किया जाता है। वो जो गांठ होती है ना, तो गांठ को रेडिएशन से ख़त्म करते हैं, जो कैंसर की गांठ होती है। तो लेकिन ये भी एक लेवल तक होता है। स्टेज 3 कैंसर जो होता है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और अगर स्टेज 3 तक पहुंच गया तो फिर बहुत मुश्किल होती है कि सही हो पाए। अदरवाइज मोस्टली होता क्या है, डेथ हो जाती है। कई तरह के कैंसर जो है पाए जाते हैं, जैसे लंग कैंसर हुआ,
ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ठीक है, माउथ कैंसर हुआ, तो मोस्टली आपने ऐड भी देखा होगा, कितना ज़्यादा भयंकर सा ऐड दिखाते हैं टीवी पे, देखा नहीं जाता वो ऐड, इतना ज़्यादा जो है खतरनाक ऐड दिखाते हैं, फिर भी खाने वाले लोग जो है मसाला पान गुटखा जो खाते हैं वो खाते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कैंसर बहुत टाइप के होते हैं, कि ब्लड कैंसर भी होता है इन्हीं में से, ठीक है। तो चलिए आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम जल्दी से। उंगलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? आपने देखा होगा कई बार जब आप लोग कुछ भी देखते होंगे, कुछ ऐसे सीरियल्स देखते होंगे जिसमें आप देखते होंगे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, जैसे बहुत टाइप के आते थे, सीआईडी आता था, इसके अलावा सावधान इंडिया और कितने तरीके के आते हैं, मतलब बहुत, क्राइम पेट्रोल, इस तरह के जो भी सीरियल्स आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब पता किया जाता है फिंगरप्रिंट तो एक पाउडर सी डालते हैं, ठीक है, वो पाउडर से डाल के फिर एक कांच की प्लेट सी होती है उसमें फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो वो कलरफुल जैसे रेनबो टाइप के कलर का जो है वो फिंगरप्रिंट पूरा आ जाता है। कौन सा पाउडर यूज करते हैं जिससे वो जो निशान है वो उभर जाते हैं? कौन सा पाउडर यूज किया जाता है? तो देखिए लिखा हुआ है स्वर्ण, ये भूल लिखा हुआ है, स्वर्ण धूल, ठीक है। फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल, फ्लोरोसेंट पाउडर। तो आपका क्लियर क्या हो जाएगा? फ्लोरोसेंट पाउडर। फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज किया जाता है किस लिए? ताकि आपके जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स है, मान लीजिए अगर आपने कहीं ऐसे फिंगरप्रिंट आपके लगे हुए हैं और उसके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बाहर चाहिए होता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे फ्लोरोसेंट पाउडर यूज करते हैं, उसके बाद जो है उसमें एकदम से फिंगरप्रिंट्स दिखने लगते हैं, फिर उसका वो अपना जो है फिंगरप्रिंट का नमूना ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह किससे क्या होता है? क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, और भी कई चीजों में काम आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड जो है आपका कृषि से संबंधित है, सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। और नाबार्ड का फुल नेम बताइएगा, मैंने कई बार बताया है। पूछ रहे नाबार्ड भारत सरकार का कितना हिस्सा, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? 55%, 51%, 99% या 75%? तो राइट आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, चलिए राइट आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? 99% हिस्सा है, ठीक है। भारत सरकार की हिस्सेदारी नाबार्ड में कितने परसेंट है? 99% है। चलिए देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया ही हुआ है, तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? 1982 में हुई थी। आरबीआई ने इसमें अपने शेयर बेच दिए और अब इसमें भारत सरकार का कितना 99% हिस्सा है। यह कृषि, एसएसआई और कॉटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है आपका ये, ठीक है, नाबार्ड। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? हाँ, अब ये जरूर बताइएगा मुझे, एलिसा का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। एलिसा का फुल फॉर्म कमेंट में जल्दी से बताइए। और चलिए देख लेते हैं भाई, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? पोलियो वायरस का, एड्स के प्रतिरक्षियों का, यक्ष्मा के कीटाणुओं का, या फिर कैंसर का? तो भाई एड्स का, ठीक है, एड्स का टेस्ट होता है, एड्स का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एड्स आप जानते हैं एक वायरल बीमारी है, वायरस से होता है। और जो एड्स का वायरस होता है वो करता क्या है बॉडी में? वो ऐसा कोई नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगती है, मसल लॉस करने लगता है, ठीक है। मसल्स लॉस होने लगती हैं, मसल्स जो हैं, मांसपेशियां, वो धीरे धीरे क्या होती है? खत्म होने लगती हैं। तो इससे बचाने के लिए लोगों को दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं ताकि उनका मसल लॉस ना हो, ठीक है। मसल नहीं रहेगी तो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर जो भी व्यक्ति जिनके पास मसल्स, देखिए सभी के पास होती है, चाहे वो व्यक्ति मोटा हो पतला हो, ठीक है, कैसा भी हो, सभी के पास मसल्स होती हैं। लेकिन जब मसल लॉस धीरे धीरे होने लगता है तो फिर उन व्यक्तियों को काम करने में दिक्कत होती है, और धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी क्या हो जाती है भाई? डेथ हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा। तो होता क्या है
कि मसल लॉस से बचाया जाता है। दूसरी चीज़ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। उनको अगर नॉर्मल सी भी कोई चीज़ हो जाएगी, लाइक नॉर्मल फ्लू हो जाएगा, नॉर्मल खांसी जुकाम, वो भी उनको जल्दी सही नहीं होता है। कई बार उनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं जिनको भी एड्स हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है और आपको बहुत सारी बीमारियां होने का चांसेस हो जाता है। और ऐसे ही करते करते धीरे से इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके लिए दवाइयाँ चलती हैं, बट उनका भी अपना एक लिमिटेड है भाई, कहाँ तक वो काम कर सकती है। इसका वायरस अगर पूरी तरीके बॉडी में ख़त्म हो सके, ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई वैक्सीन बन सके जिससे कि इसका वायरस जो है, जिस वायरस से ये होता है, उस वायरस को पूरी तरीके क्या करा जा सके, निष्क्रिय किया जा सके, तब कहीं जाके जो है बॉडी इससे बचाव कर सकती है। क्योंकि बॉडी जो है एंटीजेंस बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है बॉडी का अपने पास। अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम होता है तो आपका शरीर, अगर आप कोई भी दवा ना ले तो धीरे धीरे वो अपने आप सही होता है। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी का अपना एक तरीका है बीमारियों को सही करने का, लेकिन ये भी खराब हो जाता है जब एड्स जैसी बीमारियां हो जाती है। इसीलिए बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है। इससे बचाव के कई तरीके हैं, वो सारे आप लोगों को पता ही होंगे। चलिए, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं, एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान करते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है। बहुत ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को पकाते हैं और खाद्य तेल जो है, कुछ खाने पीने वाले तेल जो है, एडिबल ऑयल्स, उनको अगर हम बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, तो वो गलत क्यों है। तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजोपायरेन पैदा हो जाते हैं, भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, तेल की हानि और बर्बादी। देखिए, चीज़ें तो आपकी सारी ही सही है कि तेल की हानि बर्बादी होती है भाई, ज़्यादा पकाएंगे तो। भोजन का पोषक तत्व भी भाई, ज़्यादा जो खाने फ्राई होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, और तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है। आंतरिक प्रदूषण तो क्या, लेकिन हाँ ज़्यादा धुआं होता है तो आपको खांसी वगैरह जो है आती है, और वो भी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन मेन जो रीज़न है कि बार बार एक तेल यूज़ नहीं करना चाहिए, वो ये है। ठीक है, होता क्या है कि जब तेल पकता है तो होता क्या है कि उसमें, और अगर हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ जो ऐसे होटल्स वाले हैं जो चीप टाइप का काम करते हैं, या नॉर्मल जैसे आपने देखा होगा जो ठेले वगैरह लगाते हैं भाई, वो क्या करते हैं भाई, इतने गरीब है कि उनको कम से कम चीज़ में, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे अर्न करने होते हैं, तो वो लोग ये सारे काम करते हैं। इवन लोग घर पे भी ये काम करते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए पूड़ियाँ वगैरह निकाली तो एक लिमिटेड ऑयल डालिए जो आपको लगे कि बचे ना, और अगर बच भी गया तो उसको यूज़ मत करिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि बेंजोपायरीन जो है ये एक तत्व होता है जो कि बहुत ही कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है आपकी बॉडी के लिए। बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है बेंजोपायरीन। ठीक है, तो अगर बार बार यूज़ किया जाता है तेल में तो ये जो है ये चीज़ बन जाती है तेल में, और जो कि क्या कहती है, तेल को कैसा बनाती है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बनाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। मूंगा चट्टान कोरल रीफ, सुना होगा आपने, कोरल रीफ। ठीक है, तो इसमें आपके 4 दिए हुए हैं, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें से आपका राइट कौन सा हो जाएगा, तो देखिए कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कौन सा नहीं, खंबात की खाड़ी नहीं है। खंबात की खाड़ी आपका राइट हो जाएगा। खंबात की खाड़ी भारत में मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, सबसे ज्यादा है ग्रेट बैरियर रीफ। आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। कहाँ पे भाई, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। भारत में मूंगा चट्टानों की 4 जगहें हैं, देख लीजिए कौन कौन सी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, गुजरात के पास। तो ये 4 जगह हैं, ये मूंगा चट्टान की हैं भारत में। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है। PM10 और PM2.5 जो होता है वो किसका सैंपल है, खाद्य सुरक्षा का है, वायु प्रदूषण का है, ध्वनि प्रदूषण का है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण का है। तो देखिए ये जो PM10 और PM2.5 है, ये जो PM10 और PM2.5 है, ये होता क्या है कि आपकी हवा
में प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं, जो कि आपके नाक से या आपके माउथ से आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं जिनको PM10 और PM2.5 से आप समझ सकते हो कि इनको मेजर किया जाता है, बहुत छोटे छोटे। देखिए होता क्या है कि जैसे धुआं धूल वगैरह होते हैं ना, इनमें बहुत छोटे छोटे कुछ ऐसे कण होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो लोग घर में एयर प्योरीफायर लगवाते हैं वो सब इन्हीं सारी चीज़ों के लिए होता है। बाकी आप इन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन इफेक्ट से कम कर सकते हो। वो वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा बोलने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, ठीक है। तो ग्रीन बना के, मतलब गो ग्रीन आपने सुना होगा ना, तो इस तरीके का, मतलब कि जितना हो सके लीफी चीज़ें भी खाएं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लीफी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डाइट वेजिटेरियन होगी, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ वगैरह लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, फ्रूट्स वगैरह खाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लांटेशन कीजिए, पेड़ लगाइए, ठीक है। चलिए, तो ये जो PM10 और PM2.5 है, ये क्या होते हैं भाई, वायु प्रदूषक होते हैं, ठीक है, वायु प्रदूषक होते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस प्रदेश में स्थित है। कुनो तो कहाँ है भाई, देखिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है कुनो, ठीक है। कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य को कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर से 200 किलोमीटर दूर है। इसका क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो कुनो का याद रखिएगा, ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 900 किलोमीटर है, 900 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और कहाँ से, ग्वालियर से इसकी दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर की है, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम अपना आज नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, किस प्रदेश में भाई, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरला में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के पलक्कड़ जिले में है, जो कि 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के पलक्कड़ जिले में है, जो कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। ओजोन डे मनाया जाए, ये घोषणा जो हुई वो किस प्रोटोकॉल के तहत हुई, ठीक है। आपके पास 4 प्रोटोकॉल दिए हैं, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसमें से आपका राइट हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन डे मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस जो है हर साल 16 सितंबर, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। घोषणा कब हुई थी, इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई थी। ओजोन गैस आप जानते हैं, ओजोन गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए ओजोन बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ओजोन गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों ज़रूरी है, ये जो सन से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जिनको कि हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे हमारी क्या करती है, बॉडी की रक्षा करती है। बॉडी की नहीं बल्कि हमारी भी बहुत ज़्यादा रक्षा करती है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे लिए ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए या पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होती हैं, तो सभी की रक्षा करती है, ठीक है। और ओजोन में, ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहा है वो छिद्र किस वजह से हो रहा है, ये भी आपसे पूछा जाता है। कई ऐसी गैसें हैं, स्पेशली जो आपकी रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो गैसें हैं, उनसे सबसे ज़्यादा ऐसा होता है, ठीक है। और इसकी वजह से ओजोन लेयर में क्या होता है, छिद्र हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब वो छिद्र जो है वो धीरे धीरे भर रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, भर रहा है। तो ये एक गुड न्यूज़ है सभी के लिए। और हाल ही में
जो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में भले कोरोना ने बहुत ज़्यादा जो है, कोरोना से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हों, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें जो हैं आई हो हमारे पास, लेकिन एक काफ़ी हद तक जो है पॉल्यूशन की चीज़ जो हम जिससे जूझ रहे थे उसको काफ़ी हद तक कम किया इस कोरोना ने। क्योंकि कोरोना ने क्या किया, दरअसल में इतना लॉकडाउन हुआ, लोगों ने इतने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ नहीं किए, बहुत दिनों तक कुछ नहीं यूज़ हुआ, इस वजह से जो है काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के दौरान जो है ये वर्ल्ड ओजोन डे जो है मनाया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य देख लीजिए, लिखा हो तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में स्थित है, लक्षद्वीप के एक द्वीप में स्थित है और वो एकदम खाली है, वहां पे मनुष्यों का निवास नहीं है, जहाँ पे पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो है क्या कि ये जो पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, या बोल सॉरी वन्य जीव नहीं, पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी है। और ये एकदम से क्या है, यहाँ पे कोई आ जा भी नहीं सकता है। ठीक है, आप एक तरीके से समझते हो ना, रिजर्व होते हैं जो एरिया जहाँ पे आने जाने की मनाही होती है, तो वहाँ वैसे भी कोई है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं, तो कोई ऐसे जाएगा भी नहीं। चलिए, तो ये है कहाँ पे स्थित, लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य याद रखिएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, भारत में दुनिया की कितनी प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है, प्रजातियों के कुल प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है। देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जहाँ पाए जाते हैं वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। ठीक है, तो भारत एक बहुत ही बड़ा जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पे कई तरीके के जानवर, कई तरीके के पक्षी, कई तरीके के कीड़े मकोड़े, हर एक चीज जो है यहाँ पाई जाती है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है। ऑप्शन देख लीजिए, 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12% या 15 से 16%। तो 7 से 8% हिस्सा भारत में है किसका, दुनिया की पूरी जैव विविधता का 7 से 8% जो है, पूरे के पूरे जीव जंतुओं का 7 से 8% अकेले भारत में है। ठीक, चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको देख लीजिए। भारत में दुनिया की 2.4% भूमि है, लैंड एरिया बताया गया है 2.4% है, जबकि 7 से 8% प्रजातियां भारत में है। ठीक है, भारत में 46,000 से अधिक पौधों और 81,000, इसके भी नंबर थोड़े बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ढूंढा जाता है, अधिक जानवरों की प्रजातियां। कभी कभी आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा प्रजातियां किस चीज की पाई जाती हैं, कीड़ों की पाई जाती है, इंसेक्ट्स की पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रकूट वंश। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। मैंने आपसे कहा मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सबके मिलेंगे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, ऑप्शंस है दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए राष्ट्रकूट वंश जिनकी राजधानी आगे चल के क्या बनी थी, मान्यखेत बनी थी। पूछा जाता है मान्यखेत या मान्यखेट भी बोला जाता है। ठीक है, मान्यखेत को बनाया था आगे चल के, हालांकि दंतिदुर्ग ने नहीं मान्यखेत को बनाया था राजधानी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंतिदुर्ग ने की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, दंतिदुर्ग के द्वारा की गई थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था भाई, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था, सॉरी इसमें 2 आ गए, एक मिनट, हाँ, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। पहला मौर्य सम्राट कौन था, मैंने आपको बताया है, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं और आप ज़रूर मुझको हर एक चीज़ बताते रहा करिए कमेंट में। जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, काफ़ी लोग कमेंट में आंसर करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते, खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आंसर जो है मुझे बताते रहा करिए तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, आप लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं। पहला मौर्य सम्राट कौन बना था भाई, पहला मौर्य सम्राट बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा। धनानंद की जब डेथ हुई थी, या डेथ क्या हुई थी समझ लीजिए, धनानंद को हरा दिया था। जब धनानंद को हरा दिया था उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के क्या बने थे, संस्थापक बने थे और प्रथम सम्राट बने थे। ठीक है, और अंतिम बृहद्रथ। ठीक,
तो आज ये हमारे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, और अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।